तो आज की वीडियो में हम ब्लड को देखने वाले हैं। एक वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ब्लड को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। दहिया में से नहीं, टॉपिक के तौर पे ब्लड को हम पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। बाकी बॉडी में से कहाँ कोई ख़त्म कर पाया है, जो ख़त्म कर पाया है वो सीधा ख़त्म ही हो गया है, तो हम सिर्फ टॉपिक के तौर पे ख़त्म करेंगे। इस वीडियो को चाहे आप कंपटीशन वाले एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे तो आप कोई भी प्रकार के मेडिकल स्टूडेंट हो जिनको, या आप नॉर्मल नॉलेज के लिए भी इसे देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक एक चीज़ को ध्यान से समझिएगा, नोट्स वोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी ज़्यादा डिटेलिंग में चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, ब्लड क्या है। तो देखिए, ब्लड हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। इसी वजह से ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू के भी नाम से जानते हैं। मन में क्वेश्चन आएगा, भैया टिश्यू कैसे कह रहे हैं, हम तो सुना रहा ब्लड भैया लिक्विड होता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन पहले ये भी समझिए, ये भी डाउट क्लियर करिए कि ब्लड आपका लिक्विड और सॉलिड दोनों से कंबाइन होकर बना हुआ है, दोनों से मिलकर बना हुआ है। ब्लड आपका लिक्विड और सॉलिड दोनों से मिलकर बना होता है। ये चीज़ को हम आगे समझेंगे। पहले ये समझिए कि कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है। आपको भी पता है कि टिश्यू हम किसे कहते हैं, जब बहुत सारी सेल आपस में कंबाइन हो जाती है तो वो टिश्यू को कहती है, या वो टिश्यू का फॉर्म धारण कर लेती है। इस तरीके से समझिए, यानी कि बहुत सारी सेल आपस में कंबाइन होकर टिश्यू कहलाती हैं। सेम वही कंडीशन है, ब्लड के अंदर भी कुछ सेल्स आपस में कंबाइन होती है, इसीलिए इसे टिश्यू के नाम से जान रहे हैं। चूंकि ये पूरी बॉडी भर में ब्लड फ्लो होती है, तो एक तरीके से पूरी बॉडी के हर एक ऑर्गन को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करती है। इसी वजह से इसे कनेक्टिव और टिश्यू क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारी सेल आपस में कंबाइन होती हैं, इसी वजह से इसके टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू के नाम से हम ब्लड को जानते हैं। कहानी खत्म। चलिए, ये एग्जाम में आने वाला पहला बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ब्लड को क्या कहते हैं, इनमें से क्या कहते हैं। 3-4 ऑप्शन दे देगा और वहाँ पे ये कनेक्टिव टिश्यू वाला पार्ट भी ऐड रहेगा। चलिए, ये चीज़ समझ में आ गई। दूसरी बात, आपको पता ही है कि ये जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। किसकी वजह से, तो हार्ट के पंपिंग एक्शन के कारण, क्योंकि हार्ट पंप करता है, इस वजह से ये हमारी बॉडी में पूरी तरफ घूमता रहता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बात की जाए इनकी मात्रा हमारी बॉडी में कितनी होती है, तो वेट के अनुसार बात की जाए तो ब्लड हमारी बॉडी वेट का 7% होता है। अगर हमारी बॉडी वेट 100 किलो है तो उसमें से 7% जो वेट होता है वो ब्लड का होता है। और अगर नॉर्मली एक एवरेज इंसान के अंदर कितना ब्लड होता है, इस तरीके से अमाउंट की बात की जाए, अमाउंट मतलब लीटर में बात की जाए, तो 5 to 6 लीटर ब्लड हमें एक इंसान के अंदर देखने को मिलता है। और अगर आपको ऐसे नहीं देखना है, अगर आपको ऐसे नहीं देखना है तो आप कह सकते हैं कि हमें पर केजी बताइए। तो अगर मेल के अनुसार बताना हो तो 80 ml पर केजी बॉडी वेट, ठीक है। और अगर फीमेल के अनुसार बताना हो तो 70 ml पर केजी बॉडी वेट। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये आपने क्या ही कह दिया। समझिए, अगर कोई इंसान 1 किलो का है, ठीक है, मान लीजिए, ऐसे होते नहीं है लेकिन मान लीजिए अगर कोई इंसान 1 किलो का है तो उसके अंदर 80 ml ब्लड का वेट होगा। और अगर कोई लड़की 1 किलो की है तो उसके अंदर 70 ml आपका ब्लड होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद किलो बढ़ाते जाइएगा तो उसी तरीके से ml की संख्या भी बढ़ाते जाइएगा। कहानी खत्म। चलिए, यहाँ तक हमने चीज़ें देख ली, समझ लिया। बात की जाए ब्लड के पीएच वैल्यू की, तो ब्लड का पीएच वैल्यू 7.3 से लेके 7.4 तक माना जाता है। लेकिन अगर एग्जाम्स की बात की जाए तो कंपटीशन वाले एग्जाम में अक्सर 7.4 ही ऑप्शन में देखने को मिलता है, तो हम उसको ही लेके चलेंगे। इसकी भी कहानी खत्म। दूसरी बात या तीसरी चौथी जो भी बात है सुन लीजिए, इसका नेचर कैसा होता है, यानी कि ये आपका एसिडिक होता है कि अल्कलाइन होता है या बेसिक होता है, जो भी कह लीजिए। तो जान लीजिए ये हल्का बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि हमको पता है कि 7 के इस साइड क्या होता है, बेसिक होता है, 7 के इस साइड क्या होता है, एसिडिक होता है, तो ये इस साइड है, इसी वजह से ये बेसिक नेचर का होता है, हल्का अल्कलाइन होता है। तो आपको ये भी पता चल गया कि ब्लड किस नेचर में होता है, तो बेसिक नेचर या अल्कलाइन नेचर का होता है।
अब एट द लास्ट बच गया कि ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं। तो ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, और जिस तरीके से सेल की स्टडी को साइटोलॉजी, फॉसिल्स की स्टडी को पैलिएंटोलॉजी, उसी तरीके से आपके ब्लड की स्टडी को हेमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। चलिए ये खत्म। अब बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड की, कि ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि ब्लड आपका सॉलिड और लिक्विड दोनों से मिलकर बना होता है। अब उस टॉपिक को क्लियर करिए। देखिए, ब्लड आपका सॉलिड और लिक्विड दोनों से मिलकर बना होता है, तो इसमें बात आती है कि सॉलिड कितना होता है और लिक्विड कितना होता है। अब बात समझिए, सॉलिड की मात्रा 45% होती है और लिक्विड की मात्रा 55% होती है। इसी वजह से लिक्विड की मात्रा ज़्यादा है, इसी वजह से आप कह सकते हैं कि जो आपका ब्लड है वो तरल कंडीशन में, यानी कि फ्लो वाली, या आप कह सकते हैं पानी वाली कंडीशन में या लिक्विड वाली कंडीशन में होता है, क्योंकि उसकी परसेंटेज ज़्यादा है। यही रीज़न है, इसी वजह से ऐसा होता है। सॉलिड 45%, लिक्विड 55%। सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में आपका सेल्स होती हैं, या आप कह सकते हैं सेल्स ना कह के हम कॉप्सुकल्स के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। लिक्विड 55% में क्या होता है, आपका प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है। और आपके सेल्स या कॉप्सुकल्स में कौन कौन होता है, तो समझिए 45% के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं आपकी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। 45% जो सेल्स होती हैं या जो आपका कॉप्सुकल्स होता है, यानी कि जो सॉलिड होता है, उसमें 3 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी, एक आपकी आरबीसी, दूसरी आपकी डब्ल्यूबीसी और तीसरी आपकी प्लेटलेट्स, ठीक। अब बात की जाए प्लाज्मा, जो 55% होता है, उसमें कौन कौन आता है। तो जैसे वैसे नाम से समझ में आ रहा है, प्लाज्मा जो कि लिक्विड कंडीशन में होता है। लिक्विड है तो जाहिर सी बात है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाएगा, सिंपल सी बात है, वाटर पाया जाएगा, पानी पाया जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होता है। प्लाज्मा में 90% वाटर पाया जाता है, 90% पानी पाया जाता है। बचा हुआ जो 10% है उसमें 7% प्रोटीन पाया जाता है। मिनरल एंड सॉल्ट्स की बात की जाए तो ये 2.9% पाया जाता है, और जो बचा खुचा न्यूट्रिशियन, वेस्ट मटेरियल, हाई सब है, वो सब 1%, यानी कि 0.1% पाया जाता है। तो इस तरीके को अगर सबको कंबाइन करेंगे तो आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 90% वाटर, 7% प्रोटीन, मिनरल एंड सॉल्ट्स आपका 2.9%, और आपका जो न्यूट्रिएंट्स है ये 0.1%, टोटल करेंगे आपका 100% कंप्लीट। तो इस तरीके से प्लाज्मा में वाटर, प्रोटीन, मिनरल, सॉल्ट और आपका न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। और आपका जो 45% के अंदर जो सेल्स या कॉप्सुकल्स कहते हैं, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपका प्लेटलेट्स प्रेजेंट होता है। अब बात की जाए इंडिविजुअल की, बात की जाए कि इनमें कितना कितना परसेंट होता है, तो आरबीसी आपका 41% होता है और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को मिलाकर 4% होता है। सेम कंडीशन प्लाज्मा में भी मैंने उनके परसेंटेज के बारे में बता दिया। तो अब परसेंटेज से संबंधित आपको कोई डाउट तो मन में बिल्कुल नहीं होगा। इस तरीके से आप कंपोजिशन ऑफ ब्लड को समझ चुके हैं कि किससे किससे मिलकर बना है। सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड 45%, लिक्विड 55%, सेल या कॉप्सुकल 45%, प्लाज्मा 55%, सेल कॉप्सुकल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा में वाटर, प्रोटीन, मिनरल सॉल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स 97, 2.9 और 0.1%। कहानी खत्म। अब जरा प्यार से बात करते हैं। प्यार वाली बात ये है, ये कहना ये चाह रहे हैं कि अच्छा चलिए ठीक है, प्लाज्मा आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और अगर बात की जाए प्लाज्मा के कलर की तो प्लाज्मा येलो कलर का होता है, ठीक है। आपका जो सेल्स है ये आपका रेड कलर का होता है। सेल्स मतलब जो इसमें आरबीसी है, हमको पता है लाल रक्त कणिकाएं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स होता है। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होता है। तो आरबीसी की तो मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो इस हिसाब से आरबीसी ही रेड कलर के लिए जिम्मेवार है, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा ब्लड रेड क्यों है, जबकि प्लाज्मा की मात्रा 55% है और आपका आरबीसी की मात्रा तो बहुत कम है, उससे तो कम से कम कमी है। तो फिर हमारा ब्लड येलो कलर ना होके क्यों हमारा ब्लड रेड कलर होता है, ये मन में क्वेश्चन उठना चाहिए। तो उसका रीज़न ये है कि आपका रेड कलर ज़्यादा डोमिनेंट है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है, वो एक तरीके से येलो कलर को खा जाता है। रेड कलर ज़्यादा प्रभावशाली होने की वजह से हमारा
खून लाल कलर का दिखता है, जो कि आप नॉर्मली भी देख सकते हैं। अगर आप येलो पेन से लिखें और उसके ऊपर रेड को चला देंगे तो येलो का नामो निशान ही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, जबकि रेड को चला के उसके ऊपर से येलो चलाएंगे तो दिक्कत होगी। आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। तब आपके मन में अब थर्ड क्वेश्चन ये जन्म लेगा, चलिए ठीक है प्लाज्मा येलो कलर का होता है, लेकिन ये येलो कलर आता कहाँ से है? इससे फ्री में तो आता नहीं होगा, कहीं कोई तो होगा ना, कुछ तो सोर्स होगा ना। तो बिल्कुल सोर्स है, येलो कलर का सोर्स है एक पिगमेंट। इस एक पिगमेंट की वजह से ये आपका येलो कलर, या कह सकते हैं प्लाज्मा आपका येलो कलर का होता है। रीजन है उस पिगमेंट का नाम है बिलीरुबिन, जो कि कहाँ से फॉर्मेशन होता है सबको पता है, लीवर से बनता है। तो लीवर से बड़ी मात्रा में बिलीरुबिन को रिलीज किया जाता है और उसी की वजह से प्लाज्मा आपका येलो कलर का होता है। तब मन में फिर से क्वेश्चन आएगा, फिर तो इस हिसाब से आरबीसी के लाल होने का भी कोई कारण होगा, है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आरबीसी के लाल होने का कारण, एक बड़ा कारण हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी रेड कलर की होती है, प्लाज्मा येलो कलर का होता है बिलीरुबिन की वजह से। तो ये टॉपिक मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर कि ये कलर किन की वजह से आता है। तो ये कलर येलो कलर बिलीरुबिन की वजह से आता है, और ये बिलीरुबिन लीवर रिलीज करता है, ये भी यहाँ पे खत्म। अब जरा सा सर्कुलेटरी सिस्टम की, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसकी खोज किसने की थी? यहीं पे छोटी सी चीज़ है, इसे भी जान लीजिए। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज की थी, इसे आप समझ जाइए। दूसरी बात, प्लाज्मा में हमने समझा था 90% वाटर है, तो कुछ समझने की जरूरत है नहीं। 7% प्रोटीन है, और इस प्रोटीन को ही ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करने वाला माना जाता है। यानी कि प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाला जो प्रोटीन है वो ब्लड की क्लॉटिंग्स में हेल्प करता है। तो मन में क्वेश्चन आएगा ना कि वो प्रोटीन कौन कौन से हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन में कौन हेल्प करता है, या कौन से ऐसे प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो ये नाम जानना आपका बड़ा जरूरी है। नाम समझिए, नाम है उसका एल्बुलिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजेन और आपका प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन भी क्या है, एक तरीके के ये चारों क्या हैं, आपके इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, और इसे आपको समझना भी है। चारों नाम आप अच्छे से याद रखिएगा कि प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, उनमें कौन कौन से होते हैं? एल्बुलिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन और आपका प्रोथ्रोम्बिन। ये चार ऐसे प्रोटीन हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हेल्प करते हैं, जो आपकी प्लेटलेट्स होती है वो भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। लेकिन अगर प्लाज्मा के अकॉर्डिंग पूछा जाए कि प्लाज्मा के अंतर्गत पाए जाने वाले जो प्रोटीन हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं कि नहीं, तो हाँ जी जरूर करते हैं। कौन कौन से, या ऐसे पूछ दिया जाए कि कौन कौन से प्रोटीन हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, और उनमें से एक नाम इसका दे दिया जाए, या तीन नाम इसके दे दिए जाए और एक नाम इसका नहीं दिया जाए, और वहां पे पूछ दिया जाए कि कौन से ऐसे प्रोटीन हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प नहीं करते हैं, तो वहां पे बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी वजह से इसको एकदम अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी इसकी भी। अब ये कहानी खत्म होते ही आपके मन में दूसरा क्वेश्चन ये तुरंत जन्म लेगा कि चलिए ये ठीक है, ये तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या है जो हमारे देह में जब ये ब्लड फ्लो होता है, जब ये ब्लड हमारी बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा होता है, तब ये क्यों नहीं जमता है? चलिए समझ में आता है, बॉडी में कहीं कटपिट लग गया, बॉडी के बाहर खून आता है, तो इन प्रोटीन्स की वजह से वो क्लॉट हो जाता है, तो आपका खून बहना बंद हो जाता है। ठीक है, मान लिया, आपकी बात से सहमत हैं, प्यार से सहमत हैं, मान लेते हैं। लेकिन जरा ये बताइए कि जब हमारा यही खून हमारी बॉडी के अंदर बहता है तब काहे नहीं जमता है? तब क्या रीज़न है कि ये नहीं जमता है? तो रीज़न समझिए, रीज़न है हिपैरिन नामक आपका कंपाउंड या सब्सटेंस। इसकी वजह से, हिपैरिन की वजह से जब बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा होता है तब वो नहीं जमता है, क्योंकि ये आपका एंटी क्लॉटिंग एजेंट होता है, या आप कह सकते हैं कि एंटी क्लॉटिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है। कि तो जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता है तब इसी हिपैरिन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ब्लड जमता नहीं है, ये ब्लड को जमने नहीं देता है, वेन्स के अंदर, शिराओं के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। खत्म।
तो अब मन में फिर से क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये हिपैरिन आता कहाँ से है? उड़ के आता है? नहीं नहीं, आता कहाँ से? कहीं से फेंक के आता है? नहीं, कैसे मिला? कैसे ये तो कौन बताएगा? सिंपल सी बात है, जिस तरीके से बिलीरुबिन का फॉर्मेशन लीवर के द्वारा होता है और वो प्लाज्मा के येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी तरीके से हिपैरिन का फॉर्मेशन भी लीवर में होता है। और ब्लड के न जमने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लीवर। लीवर ही है जो ब्लड को जमने नहीं देता है। रीजन कि लीवर ही हिपैरिन का फॉर्मेशन करता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ब्लड किस सब्सटेंस की वजह से बॉडी के अंदर नहीं जमता है, तो रीजन है हिपैरिन। और अगर ये पूछा जाए कि ब्लड किस ऑर्गन की वजह से ब्लड बॉडी के अंदर नहीं जमता है, तब आप कहेंगे लीवर, क्योंकि ऑर्गन की बात की जाए तो लीवर ही है जो हिपैरिन का फॉर्मेशन करती है। और एक तरीके से इनडायरेक्टली लीवर ही रिस्पॉन्सिबल है ब्लड के खून के मतलब खून का बॉडी के अंदर न जमने में। ऐसे थोड़ी मोड़ी मिसप्रिंटिंग हो जाती है मुंह में, काहे को बताएं, दिमाग है फिर जाता है। बाकी हमारी बातों से परेशान मत होइएगा, हम दिल का बहुत गंदा इंसान हूँ, बस पता नहीं कैसे मुंह से सही निकल जा रहा है। और इसके अलावा हमारे खत्म वाले कॉन्सेप्ट से भी परेशान मत होइएगा। वो बोल के बड़ा फीलिंग, बहुत अंदर से फीलिंग आती है कि टॉपिक खत्म, अब इससे संबंधित डाउट तो होगा ही नहीं, ना होगा ही नहीं। इसी वजह से बाकी माफ़ कर दीजिएगा, अगर ख़राब लग रहा हो, लगेगा तो बताइएगा, हम चेंज नहीं करेंगे। तीसरा क्वेश्चन मन में जाएगा कि सब कुछ तो हमको प्लाज्मा के बारे में बता दिए, ई का सेल जो है, जो आपका 45% सॉलिड है, जो सेल्स है, या जो आपका कॉप्सुकल्स है, उसमें जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे, सारा ज्ञान उसी के बारे में देंगे। का इकुल बेचारे का बाहर से फेंके हुए हैं, क्यों पूछ ना रहा है इनको? तो हम कहूँगा नाना ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बात ही है कि आपका प्लाज्मा वाले भैया थोड़े बड़े हैं, उनकी परसेंटेज ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा है, तो पहले उनको सम्मान देना जरूरी है ना भाई। ये तो भाई 45% है, उनसे छोटा है, ऊपर से सॉलिड है, वो लिक्विड है, समझ ही रहे हैं। इसी वजह से इनको इज्जत देना ज़्यादा जरूरी था, इसी वजह से पहले प्लाज्मा को पढ़ा। अब देखिए ये क्या कहते हैं, आरबीसी की मात्रा 41%, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट 4% होता है। आरबीसी को एंथ्रोसाइट्स के भी नाम से जानते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स के भी नाम से जानते हैं, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के भी नाम से जानते हैं। यानी कि पेपर में एंथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स के भी नाम से पूछ सकता है। पेपर में एक बार ये भी पूछा था कि आपके ब्लड में एंथ्रोसाइट्स कितना % होता है, एंथ्रोसाइट्स। तो इस वजह से इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना, इसीलिए समझिए। तो ये नाम, इनके कुछ अन्य नाम भी है, ये भी समझ चुके हैं। इसके अलावा बात की जाए, ब्लड में अगर आरबीसी की कमी हो जाए, ठीक है, समझ रहे हैं, ब्लड में अगर आरबीसी की कमी हो जाती है तब एनीमिया नामक डिजीज हो जाता है। एनीमिया नामक, आप ये भी कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से भी एनीमिया नामक डिजीज हो जाती है। अगर आरबीसी बहुत बढ़ जाए, भयंकर हो जाए, बहुत ज़्यादा ही आरबीसी की मात्रा हो जाए, तब आप कह सकते हैं पॉलीसेथीमिया नामक डिजीज हो जाती है। तो मतलब कम हो जाए तो भी घाटा, ज़्यादा हो जाए तो भी घाटा, कम होने पे एनीमिया, ज़्यादा होने पे पॉलीसाइथेमिया। ये तो राइमिंग कर रहा है। चलिए आगे देखिए, सेम यही कंडीशन है कि अगर डब्ल्यूबीसी अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तब आपको ल्यूकेमिया हो जाता है, और जब आपकी डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाए तब ल्यूकोपेनिया हो जाता है। ये सब राइमिंग वाला है, एकदम मजाक हो गया है। तो उसके बाद देखिए प्लेटलेट्स की अगर कमी हो जाए, देखिए मैंने आपको बताया था प्लेटलेट्स भी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, उसी के सेंस में बता रहा है कि जब अगर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो हेमियोमोरेज नाम की एक डिजीज़ हो जाती है। इसमें क्या होता है कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, सिंपल सी बात है। जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो जब प्लेटलेट की कमी हो जाती है तो खून का थक्का नहीं जमता है, यही सिंपल सी बात है। और जब प्लेटलेट्स की अधिकता हो जाती है तो थ्रोम्बोसिस नाम का एक डिजीज़ हो जाता है। इस तरीके से बहुत सारे चकत्ते पड़ जाते हैं, ये इस तरीके का डिजीज़ हो जाता है। तो ये हमने छोटा मोटा काम भर कर देख लिया। अब जरा सा समझिए कि ब्लड का फंक्शन क्या है, ब्लड के कार्य क्या है, ब्लड का वर्क क्या है, उससे समझना बड़ा जरूरी है। उससे पहले समझिए कि प्लाज्मा का वर्क क्या है। प्लाज्मा का वर्क देखिए सिंपल सी बात है, प्लाज्मा आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, मैंने आपको बता दिया। उसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है और वही प्रोटीन आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, क्योंकि उसी प्लाज्मा के अंदर ही आपका
प्रोटीन पाया जाता है। आगे सुनिए, दूसरी बात, ये आपका ब्लड के फ्लो में हेल्प करता है, चूंकि इसमें ज़्यादातर मात्रा में पानी है और पानी ही क्या है, एक तरीके से रीज़न बनता है ब्लड के फ्लो के लिए, तो ये भी आप कह सकते हैं कि हेल्प इन ब्लड फ्लो। तीसरी बात, ब्लड के पीएच को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। चौथी बात, ब्लड का जो मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि ब्लड ही है जो पूरी बॉडी भर में घूमता रहता है और हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, तो ये भी एक रीज़न है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं प्लाज्मा के ये कुछ क्या हैं, उसके वर्क हैं या उसके फंक्शंस हैं। सेम यही कंडीशन आपका ब्लड के भी सेंस में बताया जाएगा कि ब्लड के क्या वर्क हैं या ब्लड का क्या फंक्शन है, तो उसे समझिए। ब्लड के फंक्शंस को ध्यान से समझिएगा। देखिए, ब्लड आपके टेम्परेचर, जो आपका बॉडी टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, बिल्कुल करता है। दूसरी बात, आपके ब्लड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। अरे काहे नहीं करते हैं भाई साहब, देखिए आप CO2 और O2 जो बाहर अंदर ले रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जब आप सांस लेते हैं और ऑक्सीजन हमारी अंदर जाता है और ऑक्सीजन के साथ अन्य भी कई गैसें जाती हैं, तो उनमें से O2 को एक्सेप्ट करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है, और CO2 को वापस भेजने का काम भी कौन करता है, वही करता है। दूसरी बात, इस O2 को, इस ऑक्सीजन को लेकर आपके फेफड़े के पास से, लंग्स से लेकर पूरी बॉडी में सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम भी ब्लड करता है, और सभी ऑर्गन्स से CO2 को लेकर वापस ला के लंग्स में छोड़ने तक का काम भी ब्लड करता है। तो मतलब ले जाने का काम भी वही करता है, CO2 को ले आने का काम भी वही करता है। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में हेल्प कौन करता है, ब्लड करता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को भी, यानी कि जो आपके खून के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस होता है उसके भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है एक अच्छा चीज़ है, खराबे चीज़ ना है, लेकिन लेके बॉडी में घूमता रहता है, तो एक तरीके से हार्मफुल जो सब्सटेंस होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी यही हेल्प करता है, भले का से वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तीसरी चीज़, लेके सिर्फ घूमता है, उसको बाहर नहीं निकालेगा, लेके वही में लेके घूमता रहेगा, वह वाला हाल है। अगर ध्यान से देखा जाए तो आपका जो ये CO2 है वो भी तो एक तरीके का हार्मफुल सब्सटेंस ही है, वेस्ट मटेरियल ही है, लेकिन उसको ये उठाकर अपने साथ ले जाकर आपके लंग्स में फेंक देता है, फिर वहाँ से हम उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, यानी कि सांस के थ्रू उसको बाहर कर देते हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पता नहीं कैसे CO2 के ऊपर मेहरबानी करता है कि ले भैया तो अपन लेके जा, बाकी जो वेस्ट मटेरियल होता है जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह उनको लेके अपने अंदर घूमता रहता है, ताकि ये मनैया के मुआना भी तो है। इसके अलावा जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होते हैं, जो खाने के बाद जो डाइजेशन हो जाता है, उसके बाद जो उसके न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए जाते हैं, वो भी तो ब्लड के ही थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो भी तो ब्लड के थ्रू यहाँ वहाँ जाते हैं, तो इनके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया भैया, ब्लड का भी कार्य देख लिया। देखिए प्लाज्मा जो है, आपने प्लाज्मा थेरेपी का नाम सुना होगा, जहाँ पे प्लाज्मा को बॉडी में से निकाल के, ये कोरोना के दौरान बहुत ये प्लाज्मा थेरेपी नाम में आई थी ना, तो प्लाज्मा आपके इम्यून सिस्टम को भी बढ़िया करने का काम करती है, समझ रहे हैं बात। इस वजह से प्लाज्मा को दूसरे की बॉडी से निकालकर किसी को चढ़ाया जाता था तो उसकी कंडीशन ठीक हो जाती थी, तो कहा जाता था कि अरे कमाल हो गया, कमाल हो गया। इसी को प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। प्लाज्मा थेरेपी आपके प्रतिरक्षा तंत्र को भी बढ़िया करने का काम करती है, आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको और बेटर बनाने का भी काम प्लाज्मा करती है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो प्लाज्मा एंटीबॉडीज को डेवलप करती हैं ताकि उनको डिजीज से लड़ने के लिए शक्ति मिल जाए, और एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है तो हम तैयार हो जाते हैं। वैक्सीन लगा के भी तो हम यही काम करते हैं ना भाई साहब। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको हमारी बातें बहुत प्यारी लगी होंगी। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ये कुछ अन्य चैनल्स हैं, अगर केमिस्ट्री देखना है तो उधर जाइए, कॉमेडी देखना है तो इधर आइए, हमको देखना है तो कहीं मत आइए। और बस वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट, टाटा बाय बाय। इसकी सेकंड वीडियो में हम इसके बचे हुए पार्ट को डिटेल में देखेंगे, वो जो प्रोटीन है वो किस तरीके से आपके ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है, सब तो देखना पड़ेगा ना भाई साहब। तो ठीक है, टाटा बाय बाय।